बहुत बढ़िया। तो चलिए आज पिछली क्लास से आगे बढ़ाते हुए जर्नल एंट्री की बात चल रही थी, तो उसके अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जर्नल एंट्री के बारे में आपने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। तो जो जर्नल एंट्री होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। जर्नल एंट्री दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है सर? एक तो सिंपल जर्नल एंट्री होती है और दूसरी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है और दूसरी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में आपको मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था। वो जो एंट्री आपने की थी वो एक सिंपल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था पिछली क्लास में जो आपने किया था। अब आपके बारे में अब जो बात करेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब यही होता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट से इफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये दो अकाउंट जब इफेक्ट होते हैं तो ये कहलाती है सिंपल जर्नल एंट्री। सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट ही इसमें इफेक्ट होते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया था और इसके बारे में हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। अब बात करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। कंपाउंड जर्नल एंट्री जो होती है उसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो जाते हैं। उसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं आपके। दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो जब दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट होते हैं इसका मतलब या तो एक या एक से ज्यादा, वन और मोर अकाउंट्स डेबिटेड एंड वाइस वर्सा, यानी कि एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे एंड वाइस वर्सा, यानी कि एक तरफ दो या दो से ज्यादा अकाउंट है और एक तरफ एक या एक से ज्यादा अकाउंट है, या दोनों तरफ दो अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड एंट्री मतलब जहां पर दो से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक गुड्स सोल्ड टू राज फॉर ₹10,000 एंड गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹2,000 फॉर कैश। यहां पर ऑन क्रेडिट लिख देते हैं, यानी कि आपने राज को गुड्स सोल्ड किए ₹10,000 के ऑन क्रेडिट और उसी दिन आपने मोहन को ₹2,000 के गुड्स कैश में सेल किए। तो इसकी जनरल एंट्री अगर मैं बात करूं, फॉर्मेट खींचूंगा आपके सामने ही, क्योंकि आपको भी फॉर्मेट खींचवाना है। हर बारी आपको फॉर्मेट खींचना है, राइट? डेट होती है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। अगर आपने 10,000 का माल सेल किया है ऑन क्रेडिट तो आपके पास मिस्टर राज डेबिट हो जाएंगे, राज अकाउंट डेबिट। अगर मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूं पहले, फिर इसको एक ज्वाइन कर दूंगा अकाउंट। राज अकाउंट, मिस्टर राज की अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये सिंगल एंट्री है। अभी मैं आपको सिंपल एंट्री करके दिखा रहा हूं। 10,000 रुपीज डेबिट, 10,000 रुपीज क्रेडिट, राइट? और अगर मैं आगे की बात करूं, मोहन को ₹2,000 का कैश में माल बेचा है, तो इसके साथ ही दूसरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब आपको इसकी बेसिक नॉलेज हो चुकी होगी कि आपको जर्नल एंट्री किस तरह से हम करते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर दूं तो ये क्वेश्चन माना जाएगा, हो गया क्वेश्चन। मगर आपके सामने ये 2,000 की कैश सेल्स थी, सेम डे की ही बात होती, यानी कि एक सिंगल एंट्री में इसको हमने करना था। तो अगर हम चाहें तो इसकी कंपाउंड एंट्री करेंगे, चाहे नहीं, हमको कंपाउंड एंट्री ही करनी पड़ेगी। सेम डे की एंट्री है, तो यानी कि आपके पास राज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बन जाएगी। तो यानी कि आपके पास राज से ₹10,000 लेने बाकी हैं, ₹2,000 कैश आ गया आपके पास, और टोटल सेल्स जो की थी आपने 12,000 की थी। तो ये एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी अब। तो ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री। ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री। और जो हमने ऊपर की थी ये कहलाती है सिंपल एंट्री, जहां पर एक अकाउंट ही डेबिट होता है और एक अकाउंट ही क्रेडिट होता है। मगर यहां पर आपने देखा कि दो अकाउंट डेबिट हो गए और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ,
इसका मतलब ऐसी एंट्री जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, एक या एक से ज्यादा अकाउंट बेसिकली, और उसके अगेंस्ट में टोटल मिला के कम से कम 3 अकाउंट होने चाहिए, कम से कम 2 अकाउंट से ज्यादा इफेक्ट होता है, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट, 1 या 2 अकाउंट डेबिट हो या 1 या 2 अकाउंट क्रेडिट हो, तो उसके अगेंस्ट में वाइसा वर्सा मतलब कम से कम टोटल मिला के 3 अकाउंट आपके पास होने चाहिए, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 अकाउंट से ज्यादा होना, इसका मतलब वो एक कंपाउंड एंट्री के रूप में होता है। तो चलिए आज कुछ नई एंट्री करके देखते हैं। तो चलिए आज कुछ एंट्रीज करते हैं। मैं एंट्री वर्बली आपको बोलूंगा और उसके बेसिस पर हम इसको यहां पर एंट्री कर देंगे। यहां पर फॉर्मेट बनाना है पहले आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीस और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। इसके बेसिस पर हम जर्नल बना रहे हैं। तो जर्नल के लिए आपके पास ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती चली जाएंगी हम उनको लिखते चले जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो आपने अभी तक नहीं करी हैं, वो कुछ ट्रांजैक्शन बता देता हूं। जैसे मिस्टर अमित की एक बुक्स है, उसके अंदर अगर हम एंट्रियां करें, मैं कोई जनरल एंट्री बता रहा हूं, पर्टिकुलर एक बुक्स की बात नहीं करूंगा, बीच बीच में हम उसको चेंज कर देंगे। कोई मिस्टर अमित है, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीस थ्रू चेक। तो अगर बात करें तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस, इसकी एंट्री ऐसे बनेगी। करेक्ट, सिंपल है। दूसरी एंट्री की बात करेंगे, नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, अब आपने नरेशन अपने आप ही लिखने हैं। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर अमित, दूसरी एंट्री। दूसरी है, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 50,000 इन कैश एंड रुपीज 2 लाख बाय चेक। 50,000 रुपीज कैश में और 2 लाख रुपीज चेक के थ्रू वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आया। तो आपके पास एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश से वो लेके आया 20,000 और बैंक से लेके आया, चेक से लेके आया 2 लाख रुपीस। तो उसकी जो कैपिटल हुई वो 2,20,000 टू कैपिटल अकाउंट, 2,20,000 टोटल यहां पर कैपिटल के रूप में आ जाएगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अगेन अमित। तो ये इस चीज को समझें कि क्या ये कहलाता है। अगर वो बोलेगा कि उसने कैश से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही कहलाएगा खाली। अगर हम बात करें कि उसने बैंक में पैसे जमा करा दिए, से 10,000 रुपीज डिपॉजिट इनटू बैंक, तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक के अंदर पैसे बढ़ जाएंगे। ये बात क्लियर है आपको? बैंक के अंदर पैसे बढ़ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और कैश से पैसे चले जाएंगे, कैश में पैसे कम हो जाएंगे। एक असेट बढ़ रही है और एक असेट घट रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 10,000 रुपीज यहां पर दिखाई देंगे। कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो चलिए आगे
फोर्थ एक एंट्री और कर देते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ₹4 बैंक 75,000। अगर हम 15,000 का कैश में परचेज करते हैं और चेक के थ्रू 75,000 के रुपीस का परचेज करते हैं, तो हमारे पास सिंगल एंट्री यानी कि कंपाउंड एंट्री बनेगी। हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट हमने करी कैश के थ्रू 15,000 और बैंक के थ्रू पेमेंट की यानी कि चेक दिया हमने 75,000 का। तो एक्चुअली हमने टोटल परचेज करी 90,000 की। तो ये कंपाउंड एंट्री है अभी अभी जो आपको मैंने सिखाई थी। अगर कैश में ही परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर बैंक से ही परचेज करते तो परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये बात क्लियर है आपको। और अगर हम कुछ पैसे हमने बैंक से दे दिए, कुछ पैसे चेक से दे दिए और कुछ पैसे अभी दिए नहीं हैं, तो हम बात करेंगे ऐसी एंट्री की। हमने अगेन परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और अगर हमने उसमें से कुछ पैसे, एग्जांपल अभी देख लेते हैं, पूरा समझा देंगे। मान लीजिए 75,000 की कैश परचेज करी, बैंक चेक 25,000 का पे कर दिया, और अभी भी क्योंकि हमने परचेज की थी मिस्टर महेश से, तो मिस्टर महेश को अभी पैसे देने बाकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपीज अभी हमने उसको देने बाकी हैं। तो हमने कैश में 75,000 रुपीज की परचेज करी थी, बैंक से 25,000 की परचेज करी थी, और महेश से भी परचेज की थी 1 लाख की। तो टोटल परचेज हमारे पास 2 लाख की हो गई है। और इस 2 लाख की परचेज के अंदर आपने अभी महेश को पैसे देने बाकी हैं। इतने पैसे अभी हमने महेश को नहीं दिए हैं। ये बात भी समझ में आ गई है। तो इसकी भी एक कंपाउंड एंट्री हो रही है। अगर हम बात करें कि हमने जो परचेज की थी, अगर हमने जो परचेज की थी वो रिटर्न की है, जो महेश से परचेज हुआ था उसको हमने उसमें से 20,000 रुपीज का माल रिटर्न कर दिया। तो महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है, यहां लिख देता हूं मैं, आपने दोनों नाम नहीं लिखने, एक ही लिखना है। परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कैसे वर्ड बनेगा, क्योंकि जो परचेज करते हैं अगर हम उसको वापस करेंगे तो वो कहां जाएगा, वापस जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ये पेपर में कई बार आता है आप लोगों के ये वर्ड, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो महेश से आपने जो 1 लाख का सामान खरीदा था उसमें से 20,000 रुपीज का माल आपने रिटर्न कर दिया है, तो ये महेश को डेबिट हो जाएगा वापस, और परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक और एंट्री चाहेंगे हम, सेल्स रिटर्न की बात करें, हमने जय कुमार को माल बेचा था। पहले माल बेच देते हैं या ऊपर देख लेते हैं कोई एंट्री बनी हुई है तो, नहीं बनी हुई। चलिए, हमने जय कुमार को माल बेचा, पहले समझ लेते हैं। हमने जय कुमार को माल बेचा 25,000 का। तो हमारे पास जय कुमार डेबिट हो गया टू सेल्स क्रेडिट हो गया। हमने उसको 25,000 रुपीज का माल बेचा है, तो इसका मतलब अब उससे 25,000 रुपीज आने बाकी, इसलिए उसको डेबिट किया गया। अब अगर हमने उससे जो उसको माल बेचा था उसने हमको 5,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास माल आ गया। माल आ गया मतलब क्या चीज आई, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं इसको। टू पैसा गया नहीं है, क्योंकि सेल्स हमने जो की थी वो उधारी पर की थी मिस्टर जय कुमार को, उनसे वापस माल आ गया, और
उनसे माल आ गया तो इसका मतलब उनके अकाउंट को जब हमने डेबिट कर दिया था, अब उनके अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर जयकुमार से 5000। ये बात भी समझ में आ गई। तो चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और भी आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे आप रजिस्टर में लाइनें खींचते हैं वैसे ही मैं यहां लाइनें खींच रहा हूं, तो आपने भी इसको इंपॉर्टेंस देनी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने किया तो ठीक था, मगर इसके नंबर क्यों कटे हैं? वो इसलिए कटे होते हैं क्योंकि आप उसका फॉर्मेट सही से नहीं खींचते या खींचते ही नहीं, क्योंकि आप आलसी हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने सही भी किया है तो भी वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका फॉर्मेट सही से नहीं खींचा। एक और लाइन है बस लास्ट। चलिए अब करते हैं आगे। अब हमने इसका फॉर्मेट खींच लिया है। कोई एक 9th एंट्री और देखते हैं, आपको बताने वाली कोई एंट्री होगी। अगर हम बात करें कि आशुतोष जिसको हमने माल बेचा था उससे माल वापस आ गया, जो अभी एंट्री की वैसी ही एंट्री होगी। मैं दोबारा से इसको करके दिखा रहा हूं। 9000 की हमने उससे माल वापस आया आशुतोष से, तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड्स। आपने एक ही अकाउंट का नाम लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। रिटर्न इनवर्ड्स टू आशुतोष से 9000 रुपीज का इससे माल वापस आ गया है, तो हमने इसकी एंट्री कर दी। नरेशन आप जरूर लिखेंगे, कहीं आप भी छोड़ दें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बिना नरेशन के। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एक ही दिन में किए हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये आपने सैलरी एक्सपेंसेस, तो यानी कि सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में इसके नाम से एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो इनको आप डेबिट कर देंगे।
सैलरी के नाम का मान लीजिए आपने दे दिए हैं 20,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी आपने दे दी है 3,500 रुपीज, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम के आपने दे दिए हैं 1,200 रुपीज। तो आपके हो गए 24,700। तो 24 टू कैश से इसको पे किया है, तो ये हो गया 23,700, 24,000, 24,700। इस तरह से एंट्री ये की जाएगी। एक कंपाउंड एंट्री है जिसमें 3, 4, 5 अकाउंट आ सकते हैं, 2 से ज्यादा मतलब। तो एक एंट्री ये भी हो गई है। एक और एंट्री समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने चलो एक और एंट्री है, ड्राइंग करी। ड्राइंग करी तो इसका मतलब आपके पैसे कैपिटल में से कम हुए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंट अलग से खोलना पड़ेगा आपको। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए आपने 10,000 टोटल ड्राइंग्स करी और जिसमें से 3,000 रुपए कैश के थे, और बैंक से भी आपने विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। फॉर पर्सनल यूज करते हैं तभी ड्राइंग अकाउंट आती है 7,000 रुपीज। अगर आपने बैंक से ड्रॉ किए फॉर ऑफिस यूज, तो इसका मतलब वो पैसे ऑफिस में आएंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे विड्रॉ किए फॉर ऑफिस यूज टू बैंक अकाउंट। बैंक कम हो गया है, जैसे आपने डिपॉजिट की एंट्री की थी, जस्ट अपोजिट उसकी एंट्री होगी। से 4,000 रुपीज आपने बैंक से विड्रॉ किए, करेक्ट। चलिए और एंट्री समझते हैं और क्या हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मिस्टर महेश या मिस्टर, और काफी सारे महेश हो गए इसमें, तो अब एक और नाम ले लेते हैं। मिस्टर जीवन है। मिस्टर जीवन जो आपके यहां पर काम करते हैं और उनको ट्रेवलिंग के लिए आप भेजते हैं, तो जब ट्रेवलिंग के भेजते हैं तो उनके लिए आपने कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में उनको एडवांस के लिए एडवांस में पैसे दे दिए हैं, जो बाद में आके जिसका हिसाब मिलेगा और उसमें से वो पैसे जो खर्चे हो चुके हैं वो उनको दे दिए जाएंगे, मतलब दे चुके हैं ऑलरेडी, वो कट के बाकी सारे पैसे वो वापस कर देंगे। तो हमने उनको एडवांस के रूप में पैसे दे दिए हैं, तो एंट्री बनेगी ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एडवांस दिया है, खर्चा हुआ नहीं है अभी, पहले ही दे दिया है। मान लीजिए इसको 15,000 रुपीज के रूप में कैश पे कर दिया था, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हमने मिस्टर जीवन को थे, मगर यहां जीवन नहीं आएगा क्योंकि जीवन हमारा एक एम्प्लॉय है और उसको सिर्फ एडवांस के रूप में कंपनी के खर्चे के रूप में उसको दिए थे, तो यहां जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इसमें से सारे पैसे नहीं खर्च होते हैं, से इसमें से 11,000 खर्च हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11,000 के डाल देंगे। अब एक्चुअली आपके खर्चे हुए हैं, तो अब आपके लिए ट्रैवलिंग एडवांस की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चले जाएंगे। और इस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को आपने पे किस चीज से किया है? आपने पे किया है ट्रैवलिंग, पहले ही पे करके, तो ट्रैवलिंग एडवांस का अकाउंट यहां पर क्रेडिट जाएगा। आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो किए हैं वो हो गए 11,000 रुपीज। ट्रैवलिंग एडवांस आपको ने दे रखे थे 15,000 रुपीज। इसका मतलब 4,000 रुपीज आपके पास वापिस आ जाएंगे, यानी कि कैश अकाउंट बढ़ जाएगा। तो यानी कि कैश भी डेबिट हो गया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट हो गए। 4,000 रुपीज आपके कैश आ गए और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में आपके 11,000 रुपीज खर्च हो गए। तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में जो पहले ही एडवांस में पैसे दिए थे उस अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एंट्री आपके लिए नई है, तो ये बार बार आपको समझा रहा हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो अब हुए हैं, मगर एडवांस के रूप में जो पैसा दिया था उसी में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्ट हो जाएंगे। तो एडजस्ट करने के लिए उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, एडवांस अकाउंट को, जिससे ये वाला अकाउंट जो एक एडवांस के रूप में खड़ा था अब ये खत्म हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग खड़ा था ना ये पैसा, तो अब ये खत्म हो जाएगा और 4,000 रुपीज जो एक्सेस गए थे वो वापिस आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में तो आ रही है। तो चलिए अब 15 नंबर एक और एंट्री समझते हैं। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है और आपने चेक दे दिया
एक आपने मशीन खरीदी है मिस्टर किरण मशीन्स लिमिटेड, किरण मशीन्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, उससे मशीन खरीदी है और आपने उसको सिर्फ एडवांस पैसा दिया है मशीन खरीदने के लिए। तो यहां पर भी मशीन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पास मशीन नहीं आई है। तो आप लिखेंगे एडवांस फॉर मशीन। मशीन 1 लाख रुपए की थी, मगर आपने उसको सिर्फ एडवांस के रूप में बुकिंग कराई है मशीन की। तो अभी आपने चेक उसको दे दिया है 25,000 का। 1 लाख रुपए की मशीन थी, मगर आपने 25,000 रुपीज का चेक दे दिया है, जो अभी तक मशीन आपके पास नहीं आई है उसके लिए। तो यहां पर भी उसको मशीन अकाउंट में डेबिट ना करके एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अब अगर इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिनों बाद आपके पास मशीन आ जाती है, तो उस समय उसकी एंट्री क्या करेंगे? तो आपके पास मशीन आ जाएगी और आप उसकी पेमेंट कर देंगे। अगर आप उसकी पेमेंट कर देंगे मशीन अकाउंट डेबिट, यानी कि आपके पास मशीन आ गई 1 लाख रुपीज की, और अगर आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, बैलेंस 75,000 की आप पेमेंट कर देंगे, तो ये जो आपके पास एडवांस फॉर मशीन अकाउंट खड़ा हुआ है, इसको भी खत्म कर देंगे एडवांस फॉर मशीन अकाउंट लिखकर। एडवांस फॉर मशीन अकाउंट यहां पर क्रेडिट कर देंगे, जिससे एडवांस फॉर मशीन अकाउंट जो आपके पास एक आउटस्टैंडिंग के रूप में खड़ा था वो भी खत्म हो जाएगा और मशीन के अंदर 1 लाख रुपीज डेबिट हो जाएंगे। इसका मतलब मशीन अकाउंट आपका एक असेट अकाउंट होने की वजह से जब बढ़ रहा है तो मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ रही है। और अगर आपको यहां पर मशीन खरीदने के बाद भी उसको पेमेंट नहीं किया होता, मान लीजिए वो मिस्टर रमेश थे, तो रमेश अकाउंट खड़ा हो जाता है यहां पर उसके क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट की जगह। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर इसको ये पेमेंट नहीं करते और हमारे पास मशीन आ जाती, तो एक आउटस्टैंडिंग के रूप में रमेश अकाउंट क्रेडिट करा होता। और कुछ भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, एक ट्रांजेक्शन समझते हैं और बढ़िया ट्रांजेक्शन है। इशूड, ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, इशूड चेक ऑफ ₹29,000 to Mukesh, a creditor, in settlement, in settlement यानी कि अब सेटलमेंट हो गई है, अब इसको कोई भी पैसा और नहीं देना। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹30,000। ये एक ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब आपने इसको 30,000 रुपए देने थे और 29,000 रुपए देकर इसको कंप्लीट कर दी, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया। ये आपका एक क्रेडिटर था, इसको आपने पेमेंट देनी थी। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो आपके पास मुकेश, जिसको आपने पैसे दे दिए, मुकेश अकाउंट डेबिट। मुकेश को कितने पैसे देने थे जी? 30,000 रुपीज देने थे। आपने पैसे कितने दिए जी? टू कैश दे दिया, एग्जांपल के तौर पे चेक दिया है, तो आपने इसको चेक दे दिया है, तो इसको हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। टू बैंक, बैंक से पेमेंट गई है 29,000 की, यानी कि अब इसको अब कोई भी पैसा नहीं देना। तो इसका मतलब इसको हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो इसको हमने डिस्काउंट दे दिया है। इसका मतलब दे दिया है या ले दिया है? दे दिया है या इससे आया है डिस्काउंट? इससे आया होगा, क्योंकि इसको देने थे 30,000 रुपए, पर इसको सेटलमेंट में 29,000 रुपए देकर हमने कहा भाई अब आपका हिसाब हमारा हो गया है, और इसने एग्री कर लिया। तो इसका मतलब टू हमें डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। कितने से? 1000 रुपीज से। सर ये बात ज्यादा समझ में नहीं आई, समझा देता हूं दोबारा। हमने मिस्टर मुकेश जो हमारे क्रेडिटर थे, यानी कि हमने उनको 30,000 रुपए देने थे, उनको एक 29,000 रुपीज का चेक दिया और उनसे सेटलमेंट हो गया, यानी कि आज उसको अब कोई भी पैसा हमने देना नहीं है, तो इसका अकाउंट हमारी बुक्स में नहीं दिखना चाहिए मिस्टर मुकेश का। तो अब इसका मतलब 29,000 में हिसाब कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 1000 रुपीज हमने देना नहीं है, इसका मतलब उनसे 1000 रुपए का डिस्काउंट हमने ले लिया है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, मगर आपको बस ये लिखा होगा कि उनसे अब फुल सेटलमेंट हो चुका है, इसका मतलब इनके अकाउंट के अंदर कुछ भी पैसा देना बाकी नहीं है। ऐसे ही हम उल्टी एंट्री भी बात करेंगे डेटर्स की। अगर मैं डेटर की बात करूं, मिस्टर सुरेंद्र हैं, मिस्टर सुरेंद्र हैं जिनसे हमें पैसा लेना था। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया था, मिस्टर सुरेंद्र हैं जिनसे हमने पैसा लेना था 30,000 रुपीज, या इसको 40,000 कर देते हैं। मिस्टर सुरेंद्र से हमने 40,000 रुपीज लेना था और उनसे 38,000 रुपीज हमको आ गया इन सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, अ डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि उनसे फुल सेटलमेंट हो गया, अब उनसे कोई भी पैसा आना बाकी नहीं है। तो 18 एंट्री है, 18 थी ना, हाँ 17 18। तो यानी कि मिस्टर सुरेंद्र से हमें जो पैसा आना था वो हमने बात कर ली है। सुरेंद्र अकाउंट से पैसा आ गया तो हमारे पास चेक आ गया, मान लीजिए बैंक अकाउंट आया किससे? टू सुरेंद्र। हमारे पास आना कितना पैसा था सुरेंद्र से? सर 40,000 आना था, और आया कितना? 38,500, और इससे फुल सेटलमेंट हो चुका है, यानी कि अब इससे कोई भी पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब उन्होंने हमसे डिस्काउंट रिसीव कर लिया है। कितना रिसीव किया है? क्लियर कर देते हैं। 38,500 आ गया है, तो हमने उनको एक डिस्काउंट के रूप में पैसा दे दिया है, डेबिट कर दिया, हमारा एक्सपेंस हो गया, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। हमने अलाउड किया है, तो इस वर्ड को बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1500। तो ये वो पैसा है, यानी कि बीइंग अमाउंट received from Mr. Surender in settlement of his account of rupees 40,000, comma, discount allowed rupees 1,500। थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं, 4-5 एंट्री और करा देंगे तो आपको काफी हद तक इन एंट्रीज के बारे में पता लग जाएगा, सारी एंट्रियां आपको समझ में आ जाएंगी।
तो आपके पास ये एंट्री भी हमने कर दी है जब हमने क्रेडिटर्स को पैसे दिए थे इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और हमने ये एंट्री भी कर दी है कि जब हमें अपने डेटर से पैसे आए थे। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये बहुत बार आपको आएंगी। जब हम किसी डेटर को पैसे दे देते हैं, यानी कि जब हम किसी क्रेडिटर को पैसे दे देते हैं, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला है कम पैसे में अगर उसका सेटलमेंट हो जाता है तो। और अगर हम किसी डेटर से पैसे ले लेते हैं जिसके अंदर हमें पैसा आ जाता है कम सेटलमेंट, कम अमाउंट पे, हम उसको सेटल कर देते हैं, तो इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोला जाता है, और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमें डिस्काउंट रिसीव की बोला जाता है। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज एन इनकम, और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। तो इस वजह से इनको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। करेक्ट। तो 19th एक एंट्री और करते हैं। आपने ड्राइंग्स की है, गुड्स की ड्राइंग की है। अभी तक आप गुड्स, आपने मान लीजिए एग्जांपल्स के तौर पे इसको लिख ही देते हैं, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स ₹5,000 5,000 की आपने ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स की है, तो इसका मतलब आपने जो ड्राइंग्स की है वो आपके लिए कॉस्ट पे होगी। कॉस्ट पे होगी, इसका मतलब कॉस्ट कहां पर डिसाइड किया जाता है? परचेज पे। तो आपके पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जाएगा क्या? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों? क्योंकि आपकी परचेज में से ही तो आपके घर में सामान जाएगा। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए लिया है आपने, तो आपके लिए 5,000 रुपए के गुड्स आपकी फर्म से कम हो गए जो परचेज अकाउंट के अंदर पड़े थे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। स्टॉक कम होने का मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर आपने किसी चीज को अपना प्रोडक्ट बेचना है जिसको, उसके सैंपल के लिए भी कई बार आप उसको देते हैं, तो सैंपल एक्सपेंसेस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट करके भी आप इसको बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग सैंपल के तौर पे अपना प्रोडक्ट बाजार के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं, बेच देते हैं, बेचते नहीं है मतलब लोगों को सैंपल के तौर पे फ्री में बांट देते हैं। तो इसको लिखेंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ये भी गुड्स की सेल नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉस्ट लग रही है। तो फ्री सैंपल्स आपके लिए एक एक्सपेंस हुआ, इसलिए अकाउंट डेबिट हुआ। मान लीजिए 3,000 रुपए के सैंपल्स आपने बांट दिए हैं और आपकी जेब, आपके पास से स्टॉक कम हो जाएगा, जो परचेज के रूप में था वही कम होगा, सेल अकाउंट नहीं आएगा। ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपने किसी चैरिटी के लिए भी पैसा खर्च किया है, पैसा खर्च करना यानी कि अगर आप चैरिटी करते या कोई डोनेशन देते, कैश में देते, तो आप लिख देते कैश अकाउंट। यानी कि आपने 10,000 रुपए की डोनेशन दी जिसमें से 2,000 रुपए कैश था और 3,000 रुपए के माल भी आपने किसी को चैरिटी के रूप में दे दी। जिस भी चीज में आप काम करते हैं वो आपका स्टॉक है, उसी चीज की अगर आपने डोनेशन दे दी है तो यहां पर सेल्स नहीं आएगा, क्योंकि ये सेल्स नहीं है, वो माल आपका कम हुआ है, तो परचेज में से ही अकाउंट जाएगा। 8,000 के रुपीज के आपने माल चैरिटी में दे दी। तो आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें, परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ये ध्यान रखेंगे, डेबिट होता है। मगर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है। जैसे आपने ये देखा कि आपने ड्राइंग करी है, ड्राइंग, तो उस केस में परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। आपने एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल्स दिए हैं तो वो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए गुड्स दिए हैं तो भी परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो आपको स्पेसिफिक केस याद रखने हैं। जनरली ये 3 केसेस ही में परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है।
क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो अब ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं जो कई तरह से आपको परेशान करती हैं, उन सारी एंट्रीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अगली क्लास में बात करेंगे इसके आगे। तो आज बहुत सारी एंट्री आपने सीखी हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जर्नल पर आपकी पकड़ आएगी, तो आपको काफी अच्छा लगेगा और जर्नल के बाद आप लेजर अकाउंट भी बनाना सीख पाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। करेक्ट? तो चलिए तब तक बाय बाय। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.